next topic is fisheries. What are we talking about? What are we doing? We are doing diversification of productive activities. We are done with two. कौन से? Animal husbandry and dairying. Okay? Dairying में हमने ऑपरेशन फ्लड पढ़ लिया. अब करने वाले हैं फिशरीज. फिशरीज एक बहुत बड़ा लार्ज नेटवर्क है हमारे यहाँ. कैसे? It refers to the occupation devoted to catching the fish, not only catching, processing, okay? फिर उसकी sell करना, selling of fish and other aquatic animals. सिर्फ fish ही नहीं, crabs and other things are also there, prawns and everything. It plays an important role in the socio-economic development. What याद है? Social life भी, क्योंकि बहुत हद तक इसमें females involved होती हैं. तो वो भी काम में लगी रहती है, तो वो भी एक कंट्रीब्यूट कर रही है देश को. इकोनॉमिक पैसा भी कमा रही है ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. द फिशिंग कम्युनिटी रिगार्ड्स द वाटर बॉडी एज मदर. पता है तुम लोगों को? बहुत सालों को नहीं पता होगा. तुमने कभी फिशरमैन को देखा? वो कभी भी फिशिंग करने चप्पल पहनकर नहीं जाता. नहीं जानते हो? हाँ, नहीं जाता, क्योंकि दे ट्रीट द वाटर बॉडी वेयर दे आर गोइंग इनसाइड द वाटर, they treat them as mother. क्यों मदर? क्योंकि वो उन्हें खाना दे रही है. फिश जो है उसके थ्रू से इनकम मिलता है, पैसा मिलता है, तो वो वहाँ पर चप्पल पहनकर नहीं जाते. ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा. they treat water bodies as their mother because it is giving them provider मानते हैं उसे. the water bodies consisting of sea, oceans, rivers, यही water bodies हैं, यहाँ से पकड़ी जाती है. lakes, natural aquatic ponds, streams, etc. They are an integral and life-giving sources for fishing community. Presently, fish production from कुछ inland sources होते हैं, कुछ देखिए. Inland sources जब मैं बोलती हूँ कौन से हैं? हमारे अंदर की जो जितनी गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, जितनी भी हमारी नदियाँ अंदर हैं, वहाँ से जहाँ फिशिंग की जाए, वो कितना अकाउंट है? 64% टोटल प्रोडक्शन का. और हमारा जो बाकी का रह गया, कितना रह गया? 36%, वो मरीन सोर्स से होता है, यानी सी से, कोस्टल एरिया से. टुडे टोटल फिश प्रोडक्शन अकाउंट्स 0.8% ऑफ टोटल जीडीपी. याद इसलिए रखना है, अगर पैराग्राफ आए तो लिखना होगा. इन इंडिया वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, ये वो नाम हैं जो सारे कोस्टल एरियाज पर लगते हैं. ठीक है? जहां पर मरीन एरिया है या जहां कोई वाटर बॉडीज है, वहीं से ही पकड़ी जाएंगी फिशेस. सो आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, तमिलनाडु आर मेजर फिश प्रोडक्शन सेंटर्स, स्टेट्स. क्या प्रॉब्लम्स आती हैं फिशिंग में? नंबर 1, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट. इनके घरों में सभी लोग यही काम कर रहे हैं. ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारे केसेस में, बारिश के मौसम में, तूफान में, बड़े सारे एरियाज में इनके पास काम ही नहीं होता बहुत सारे टाइम पर. अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह से भी, इसे अंडर एम्प्लॉयमेंट भी मैं कह सकती हूँ. मॉर्निंग में गए, 2 घंटे काम किया, फिश पकड़ी, वापस आ गए घर, बस अब कोई काम ही नहीं है. मे बी दे आर गोइंग इन द इवनिंग फॉर 1 hour or 2 hours. सो दिस इज हाउ. सेकंड, लो पर कैपिटा इनकम. सो इनकी जो इनकम है वो बहुत कम रहती है. देन एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी फ्रॉम ऑफ लेबर टू अदर सेक्टर्स. तुम बताओ जरा, ये जो लोग फिशिंग करते हैं, क्या ये एग्रीकल्चर में फिट हो सकते हैं? यहाँ कभी सुना है कि बॉम्बे से फिशरमैन जो है वो छोड़कर लुधियाना आ गए, हौजरी में काम कर रहे हैं? नहीं, इन्हें और कोई सेक्टर में काम नहीं करना आता, क्योंकि दे आर ट्रेन्ड टू कैच ओनली द फिश. सो दे हार्डली मूव फ्रॉम दोस प्लेसेस. बात समझ रहे हैं? हाई लिटरेसी रेट एंड इंडेटनेस. पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, अपने बच्चों को यही आर्ट फॉरवर्ड करते हैं, पढ़ाई नहीं. और डेट भी फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि इतना डेट लिया होता है वो बच्चों के ऊपर चला जाता है, फिर इसी तरह से रहते हैं. Even though women are not involved in active fishing, about 60% of workforce in export marketing and 40% in internal marketing are women. कभी मुंबई में कभी देखा हो तो वहाँ मूवीज में बहुत बार दिखाते हैं कि फीमेल्स जो है वो सिर पे टोकरा रख के फिशेस रख के वो कॉलोनीज में सेल करती हैं. सो और एक्सपोर्ट्स में भी उनका जो भी रिमूव करना है पैकेजिंग में एंड ऑल, सारी चीजों में विमेन का काम ज्यादा है. ऑल्दो catching of fish they don't do it, but rest of the work is done by women. There is a need to increase credit facilities through cooperatives and SHGs for fisher women to meet the working capital requirement for marketing. तो इनके लिए काम करने की भी जरूरत है. Then comes the horticulture. It refers to horticulture, सुना है कभी? Fruits, vegetable, aromatic plants उगाना, इन सबको, spices उगाना. So it is cultivating fruits, vegetables, tuber crops,
Then you have flowers, medicinal and aromatic plants, spices, plantation crops. ये सब these crops play a vital role in providing food and nutrition besides addressing environmental concerns. गोल्डन रेवोल्यूशन आया एक पीरियड, जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन पढ़ा है, यहाँ पर आपको अगर कुछ याद करना है वो फिर गोल्डन रेवोल्यूशन पीरियड क्या था 91 से 2003 is known as golden period because okay इस टाइम पर क्या हुआ था because during this period the planned investment in horticulture became highly productive and the sector emerged as sustainable livelihood option. अगर आप बॉक्स में पढ़े तो वहाँ लिख दिया मैंने कि बिग इंक्रीज था हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में, जिसका मतलब हम बहुत सारे हद तक फ्रूट वेजिटेबल्स उगाते थे other than and other things honey and flowers. India has adopted horticulture as it is blessed with a varying climate and soil conditions. हमारे पास इतना अच्छा कंडीशन है soil condition, इसलिए हम यहाँ ये सब कर सकते हैं. Horticulture sector contributes nearly 1/3 of the value of agricultural output, that is 6% of GDP. बहुत अच्छा है. India has emerged as world leader, याद रखना है. इसमें variety of fruits, mangoes हम भेजते हैं यहाँ से, bananas, coconut, cashew nuts and many spices. Second largest producer है fruits and vegetables का, याद रहेगा? Okay. Then economic condition of many farmers engaged in horticulture has improved and it has become a means of improving livelihood for many underprivileged classes. So ये हो गया आपका गोल्डन रेवोल्यूशन. याद रखना है पीरियड, क्या उगाते थे, क्या हमारा रोल है, वर्ल्ड लीडर है वैरायटी ऑफ फ्रूट्स में और सेकंड लार्जेस्ट है हम प्रोड्यूसर ऑफ fruits and vegetables. India has emerged as world leader in production in variety of fruits like mangoes, banana, cashew nut and spices. Okay. Then comes the information technology, IT. इसके बारे में ज़्यादा पढ़ाने की मुझे लगता है ज़रूरत है. होता क्या है, इंजीनियरिंग करना, डील करना कंप्यूटर्स के साथ, टेलीकम्युनिकेशन एरियाज के साथ. Through appropriate information and software tools, government has been able to predict areas of food security. याद रखने ये points. कहते हैं IT ने कहाँ मदद की? IT ने मदद की. अगर कोई फूड शॉर्टेज एरिया है तो थ्रू मैसेजेस, थ्रू अब तो देखिए ना ऐसे न्यूज़ पता चल जाती है कि भाई इस एरिया में ये प्रॉब्लम हो रही है, इस एरिया में क्यों? बिकॉज थ्रू telecommunication we are all connected, no matter we are which part of the world we are sitting in, but we know what is happening where. So it is happening with the help of IT. ऐसे ही वो कहते हैं अब जो फूड लेस शॉर्टेज एरिया था या जहाँ कहीं कोई डिजास्टर भी आया है, हमें जल्दी से इंफॉर्मेशन मिलती है ताकि हम उनकी मदद कर सकें और to prevent or reduce the likelihood of an emergency. It also has a positive impact on agricultural sector. कैसे? एग्रीकल्चर में बहुत सारी it circulates information regarding emerging technologies and its application, prices, weather, soil condition, types of crops. देखिए ना एग्रीकल्चर वाले भी तो इसको यूज कर सकते हैं और करते हैं. देखना किस तरह की क्रॉप है, सॉइल कंडीशंस कैसी हो सकती हैं, कहाँ क्या उगाना चाहिए, क्या मार्केट की डिमांड है, ये सब हमें अब IT के थ्रू बड़ी इजीली पता चल जाता है. सो इम्पॉर्टेंट है, अगर पेपर में आता है तो IT आने के चांसेस ज्यादा है. इस गवर्नमेंट का हमेशा से फोकस डिजिटलाइजेशन रहा है, तो इस पॉइंट को 3 नंबर के लिए टेस्ट होने के चांसेस होते हैं. लास्ट पॉइंट, थ्रू IT is by itself no catalyst of change, but it can act as tool for releasing the creative potential and knowledge embedded in the society. It also has potential of employment generation in rural areas. Experiments with IT and its application to rural development are carried out in different parts of India. देखो अब आप IT कहोगे, IT के तो और भी तो फायदे हैं, ये क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? रूरल. तो आपको IT का रूरल एरिया में क्या फायदे हुए वो लिखना है. रूरल एरिया में जितने एक्सपेरिमेंट्स हैं, रिसर्चेस होती हैं, उन सब के बारे में आप पता कर सकते हैं. वेदर कंडीशन, सॉइल कंडीशन, ये सब पता चल जाता है. किसी एरिया में फूड डेफिशिएंसी है तो पता चल जाता है. बस बात करनी है. क्लियर? अब लास्ट टॉपिक आपके नोट्स में है, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ऑर्गेनिक फार्मिंग आपके चैप्टर जो है ये पोर्शन इस साल के लिए डिलीट कर दिया गया है. ओके. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग आपको जरूर आना चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. यूजिंग द रिसोर्सेज इन सच अ वे सो दैट टू कीप द फ्यूचर जनरेशन इन माइंड. यू रिमेंबर, यूज करें, अब्यूज ना करें रिसोर्सेज को, इसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट.
बस आपके सिलेबस में मीनिंग ही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अगर होता भी तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या था, ऑर्गेनिक फार्मिंग बिना केमिकल्स की फूड क्रॉप्स उगाना, फायदा क्या है, हेल्थ अच्छी रहती है, सॉइल की हेल्थ अच्छी रहती है हमारी हेल्थ के हिसाब में, कॉस्ट भी कम लगती है क्योंकि फर्टिलाइजर्स नहीं डालने पड़ते। तो इस तरह के जनरल पॉइंट्स थे। सो फिलहाल दे आर नॉट फॉर यू, so you can leave it. So that means this chapter is over. All right, bye bye.